इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं। इस सरकार की नीतियों से ना दबेंगे ना झुकेंगे, जब तक इस शरीर में जान है इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा समाज करेगा। जहाँ भी समाज का काम होगा सबसे पहले सबसे आगे खड़ा मिलूंगा जी, ना तो जेल डरते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दादरी महापंचायत में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें से सहारनपुर से भी 3 लोग थे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनकी रिहाई हो चुकी है। ये अपने घर पर आ गए हैं और आज गुर्जर समाज के लोगों ने इनका सम्मान किया है। अब जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई और जैसी चर्चाएं थी कि भाई कुछ घंटों के बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 7-8 दिन के बाद इनकी जमानत हुई है। तो ये जो लंबा समय लगा है जमानत मिलने में, इसके पीछे क्या वजह रही, ये लोग क्या सोचते हैं? परवेश जी, शुरुआत में आपसे करूंगा जी। 7-8 दिन के बाद आपकी जमानत हुई है, तो जिस समय आपकी गिरफ्तारी हुई तो आपको था कि भाई इतना समय लग जाएगा? देखिए, इतना तो नहीं था, चूंकि पंचायत शांतिपूर्वक तरीके से की गई थी और विधिवत उसके लिए एक मेमोरेंडम ज्ञापन भी दिया गया था ताकि प्रशासन को सूचित किया जा सके। उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से पंचायत करने का मकसद भी यही था कि जो समाज की मांग थी, संघर्ष समिति की जो मांग थी, वो हम पंचायत के माध्यम से आला अधिकारियों तक पहुंचा सके। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहीं ना कहीं सख्ती की और एक तरफा तानाशाही का परिचय दिया। हमारे जिम्मेदार साथियों ने स्वाभिमान संघर्ष समिति, गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़े भाई रविंद्र भाटिया एडवोकेट, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना से सोनू गुर्जर, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा से मुजफ्फरनगर से रविंद्र गुर्जर जी और अन्य तमाम जितने भी साथी थे, सहारनपुर से प्रवेश गुर्जर आपके समक्ष है, विशाल डायकी, अनिल कसाना, दीपक बिजोपुरा, ये जिम्मेदार जितने भी साथी थे, सभी ने अनुरोध किया प्रशासन के आला अधिकारियों से कि हम केवल अपनी मांग आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी जो भी मांग है, तो प्रशासन के आला अधिकारी कहीं ना कहीं सख्ती का परिचय दिया, लाठियां भांजी बेगुनाह नौजवान साथियों पर, और वहां से मतलब तितर बितर भीड़ को करने में उनकी ज्यादा रुचि थी। तो पंचायत का मकसद मैंने आपसे बता ही दिया कि शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी बात, अपने समाज की जो मांग थी वो उन लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद था। उसके बाद जैसे ही सख्ती की प्रशासन ने, तो हमने गिरफ्तारी का प्रस्ताव रखा कि हम लोग गिरफ्तारी देंगे, विरोध दर्ज कराएंगे अपना। हमें गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों की तादाद में जैसे ही नौजवान साथी उस वाहन की तरफ बढ़े, ट्रक की तरफ बढ़े, तो जो निकट में पुलिसकर्मी खड़े हुए थे उन्होंने बेगुनाह नौजवान लोगों पर लाठियां फटकारनी शुरू कर दी, लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कि थोड़ा सा माहौल गर्मा गया वहां पर। और जितने लोग ट्रक में चढ़ सके उतने लोग ट्रक में चढ़ गए, बाकी इधर उधर भागने लगे। तो जो लोग भागे उनको बहुत दूर तक पुलिस ने खदेड़ा। तो इससे साफ जाहिर है प्रशासन की मंशा कि हमारे अधिकारों के अतिक्रमण, अधिकारों का कहीं ना कहीं अतिक्रमण है ये। क्या हम इस लोकतंत्र में संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते? और विषय के पीछे राजनीति थी। स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि राजनीति थी। हमारे समाज के लोग जहां भी, जब जिस जगह भी इकट्ठा होते हैं, तो प्रशासन सबसे पहले वहां पर धारा 144 जो आजकल शायद 163 हो चुकी है बीएनएस के तहत, तो वो लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं जो एजेंडा है सरकार का, धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे अन्य लोगों की सभाएं बदस्तूर जारी हैं। सड़कें रोक कर, जाम करके, अवरोध करके सड़कों का बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे लोग ना तो अपने गांव में, ना अपने घेरों में, ना कहीं सार्वजनिक स्थान पे कोई पंचायत नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं सरकार के रजिस्टर में गुजरों को वही दर्जा दिया जा रहा है जो अंग्रेजों को टाइम दिया जा रहा था। यदि शांतिपूर्वक तरीके से गांव के, क्षेत्र के, समाज के जिम्मेदार लोग बैठ के चिंतन मंथन कर ही लेते किसी मुद्दे पे, तो शासन और सरकार का इसमें क्या चला जाता। पर सरकार जो है गुजरों की संगठन शक्ति से, एकता से, हुंकार से डरी हुई है। और साहब ये मामला आज का नहीं है। 73 अणबाकुरे शहीद हुए थे राजस्थान में, 2007-8 की घटना है। तब से कहीं ना कहीं बीजेपी हमें हे दृष्टि से देखती है। हमारे अधिकारों का वायोलेशन, हमारे आरक्षण पर आघात, राजनीति में हिस्सेदारी की हम बात करते हैं तो भी हमें 2 दर्जे का मान लिया जाता है। शिक्षा और रोजगार में हम पिछड़े हुए हैं। 47 में देश आजाद हुआ, हम 52 में आजाद हुए। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हमारे ऊपर लगा हुआ था। हमें आज भी उसी मानसिकता से आज के जो शासन करने वाले लोग हैं, सत्तारूढ़ लोग हैं, उसी हे दृष्टि से हमें देखते हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हम शिक्षा की ओर, रोजगार की ओर चलना चाहते हैं,
सरकार हमें विचलित करती है। हमारा जो इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारे बलिदानी पूर्वजों को जो इतिहास है, उसके साथ छेड़छाड़ करती है। इस देश के यशस्वी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो एक संवैधानिक पद पर है, जो न केवल एक दल के, न केवल एक जाति के, न केवल एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस जातिवाद में इस तरह से घुसे हुए हैं। आपको पता ही होगा दादरी में क्या हुआ था। गुजरों की संस्था, गुजरों की कमेटी, गुजरों का विद्यालय, गुजरों का क्षेत्र, गुजर ही आमंत्रित करने वाले, और वहां से प्रतिमा से जब तक गुजर शब्द ना हटा तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सर्किट हाउस बैठे रहे थे। कार्यक्रम में आना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा था। तो इन सब चीजों से उनकी मानसिकता झलकती है। और अब हमने तय कर लिया है कि जो हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा, जो हमारे मान सम्मान का दोहन करेगा, हमारे गौरवशाली इतिहास को विकृत करेगा, हमारे बलिदानी पूर्वजों की प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा, साहब हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लोग हैं, सामाजिक आंदोलन में इस तरह से ही हम बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते रहेंगे। शिक्षा की तरफ नौजवान किस तरीके से बढ़ेगा? जिस तरीके से कभी यहाँ पर पंचायत है, कभी वहां पर महापंचायत है, तो इस तरीके से तो इन नौजवानों पर मुकदमे लगेंगे। देखिए पत्रकार बंधु, मन हमारा भी विचलित होता है जब हमारे समाज के नौजवान सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य किए जाते हैं। पर मैं आपसे बताऊं कि समाज की जो लड़ाई है, ये कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। हमारे जो विधिवेत्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी अपना ही काम कर रहे हैं। इसलिए समाज को प्रत्येक मोर्चे पर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ती है। न केवल सड़क पर, हमारे लोग सदन में भी समाज के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। न केवल गिरफ्तारी देना, आंदोलन करना, पंचायत करना, हमारे लोग करियर काउंसलिंग जैसे इवेंट भी करते हैं। हमारे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान हजारों अभ्यर्थियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी करते हैं। तो हमारी चाहे गुजर महासभा हो, राष्ट्रीय वीर गुजर सेना हो, चाहे प्रत्याहार महासंघ हो, हमारे सामाजिक संगठन बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि गुजर केवल पंचायत, प्रदर्शन और धरने ही करते हैं। गुजर हर मोर्चे पर अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पर चूंकि हम सड़क पर आकर विरोध दर्ज कराते हैं तो केवल लोगों को हम नजर आते हैं। क्या जाट भाइयों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या राजपूत भाइयों ने कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? जब जब जिस जाति और वर्ग के खिलाफ सरकार और प्रशासन ज्यादती करेगी, वही वर्ग, वही जाति मुखर होकर सड़क पर आने के लिए विवश होगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि गुजर केवल पंचायत करते हैं, केवल प्रदर्शन करते हैं, केवल इस तरह के आंदोलन करते हैं। गुजर जब जब जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वो सब करते हैं। हमारे समाज में पढ़े लिखे और बहुत ही बुद्धिजीवी एक तबका है जो समाज के बच्चों को रोजगार की राह दिखाने का काम करता है। हमारे समाज में मजबूत जनप्रतिनिधि हैं जो सड़क से लेकर सदन तक समाज की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। समाज की सरकारी नौकरियों में और संसाधनों में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं। तो गुजर समाज अब पूर्णतः जागरूक हो चुका है और हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए मन बना चुका है। और वो कहावत हमारे लिए प्रचलित है कि 100 कोस के गुजरों की एक माँ होती है। वो हमारे लोगों ने साबित कर दिया इस आंदोलन के दौरान। आपने देखा होगा जेल में बंद 22 आंदोलनकारियों से मिलने के लिए हर दल, हर पार्टी का व्यक्ति राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल सामाजिक सद्भावना के बंधुत्व के चलते जेल में मुलाकात के लिए पहुंचा है। तमाम पक्ष के भी और विपक्ष के भी, उसमें चाहे अतुल प्रधान हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, जो हालांकि हमारे समाज के नहीं है, पर कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित तबके पर जब जब अत्याचार होते हैं तो चंद्रशेखर आवाज पश्चिम में, हालांकि अब तो पूरे देश में ही, पर विशेष तौर पर पश्चिम चूंकि उनका गृह क्षेत्र है, आवाज बुलंद करते हैं। सोमेंद्र तोमर सरकार का हिस्सा है, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि बेगुनाह लोगों पर लाठियां भांजी गई और संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज कर ज्यादती की गई, तो सोमेंद्र तोमर भी पहुंचे, चंदन चौहान भी पहुंचे, मुखिया गुजर भी पहुंचे, मनीष चौहान भी पहुंचे, नंदकिशोर गुजर भी पहुंचे। तो वहां उन लोगों ने कहीं ना कहीं दलगत राजनीति की सारी बैरिकेड्स तोड़ दी और उन्होंने साबित कर दिया कि 100 कोस के गुजरों की एक माँ है और हम आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे। मतलब आप जेल में गए, 7-8 दिन जेल में भी रहे, उसके बावजूद आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इससे जो है गुर्जर समाज का और मान सम्मान बढ़ा है और राजनीतिक रूप से गुर्जर समाज मजबूत हुआ है। जी, हम अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और वो मैंने स्पष्ट कर दिया कि हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने वाले अलग हैं। जैसे पहले घुड़सवारों से घुड़सवार लड़ते थे,
हाथी सवारों से हाथी सवार लड़ते थे और पैदल सेना से पैदल सेना लड़ती थी। तो अब यदि हमारे खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र होगा तो मेरे समाज के राजनीति में प्रतिनिधित्व करने वाले जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस लड़ाई में मोर्चा थाम के खड़े होंगे। यदि कोई सामाजिक प्रतिष्ठा का दोहन करेगा और सामाजिक चुनौती देगा तो सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले ये ऐसे नौजवान सामाजिक योद्धा आपको मुस्तैदी से खड़े मिलेंगे। और जब बात आएगी समाज में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, आगे बढ़ने की, बच्चों के भविष्य बनाने की, तो हमारे समाज का बौद्धिक रूप से संपन्न जो तबका है जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आगे खड़े मिलेंगे आपको। और सहारनपुर ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे समाज के लोग इस चीज को साबित कर चुके हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, नीट, तमाम तरह की परीक्षाओं में हमारे समाज के बच्चे अव्वल आ रहे हैं। आप शिक्षा के लिए लड़िए, बेरोजगारी के लिए लड़िए, लेकिन आप महापंचायतें करते हैं तो मीर भोज के लिए। जी देखिए, जो अपने अतीत को भूल जाता है, जो अपने इतिहास को मिटा देता है, उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित नहीं होता। अपने अतीत से सीख लेकर गौरवशाली अतीत की रक्षा के लिए, वर्तमान चुनौतियों की समीक्षा के लिए और सुनहरे भविष्य की तलाश के लिए समाज को एकजुट होते आया है, समाज हो रहा है और होना पड़ेगा भविष्य में भी, क्योंकि जिसका अतीत नहीं होता ना, उसका वर्तमान भी खतरे में होता है और भविष्य तो अस्थिर होता ही होता है। जब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो आप लोग मतलब इस बात को ज्यादा जोर क्यों देते हैं कि भाई बोर्ड पर गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखा जाए? पत्रकार बंधु, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। यदि मैं सत्तारूढ़ दल भाजपा की बात करूं, जिसने 2021-22 में इस मुद्दे को तूल दिया था, तो मैं बता देना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी बड़े हो गए? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी का एक शिलापट लगाकर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली में NH-24 राष्ट्रीय राजमार्ग का नामकरण जो है वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर किया था। अब से तकरीबन 10 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर में बालावाली तिराहे पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। अभी कुछ दिन पूर्व नोएडा में पुरातत्व विभाग का एक वो बनाया गया था संग्रहालय, उसमें सांसद गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा जी भी मौजूद थे, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जेवर विधायक भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जहां पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखी प्रतिमा का अनावरण हुआ था। मैं तमाम ऐसे आपको प्रमाण, शिलालेख, संदर्भ, सारी चीजें प्रस्तुत कर सकता हूं जो साबित करती है हजारों सालों से कि ये एक कटु सत्य है, ये एक अकाट्य सत्य है। केवल राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश के चलते कुछ स्वयंभू जातीय संगठनों के दबाव में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस मुद्दे को तूल दिया है। इसके मूल में कहीं ना कहीं वो घटना है दादरी की। उससे पूर्व दादरी डिग्री कॉलेज, दादरी इंटर कॉलेज, जो तकरीबन देश की आजादी के समय से आज तक मौजूद है। तो इन ऐतिहासिक तथ्यों को, सत्यों को, इन ऐतिहासिक संदर्भों को, शिलालेखों को, ताम्रपत्रों को आप कहां खत्म कर सकते हैं? इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं। चलिए, अब तो इन पंचायतों पर, महापंचायतों पर ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है और योगी सरकार सख्ती से उसे मनवा भी रही है। ये जो आदेश है, जहां तक मेरी जानकारी में है, ये हाई कोर्ट का जो सर्कुलर है, डायरेक्शन है, ये 2013 में आई थी। इसका इंप्लीमेंट आज 11 साल बाद या 12 साल बाद करने की आवश्यकता क्या पड़ी? चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और जब इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दी, तो ये चुनाव में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के इंप्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं, इस तरह के सर्कुलर लाए जा रहे हैं। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम के आगे से पंडित और पीछे से उपाध्याय आप हटा देंगे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम के आगे से आप पंडित हटा देंगे? यदि नहीं, तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम के समक्ष जो लिखा है गुर्जर, उसे कैसे हटा देंगे साहब आप? दूसरी बात, अगर प्रदेश और देश समान सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है भाजपा सत्तारूढ़ दल है, अगर प्रदेश में कोई नीति या क्रियान्वित की जाती है, कोई नियम लागू किया जाता है, तो साहब वो देश में भी लागू होना चाहिए, केंद्र सरकार में भी लागू होना चाहिए। इस देश में जातीय आधार पर रेजिमेंट है, गुर्जर रेजिमेंट नहीं है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है। ये क्या है? जातीय आधार पर रेजिमेंट। जो सैनिक मां भारती का सपूत शहादत देगा और गुजरी की कोख से जन्म लेगा, लेकिन उसके कंधे पर बैज लगा होगा राजपूत रेजिमेंट का, क्या ये उस समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये उसकी शहादत के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर आपको जाति से इतना ही प्यार है तो आप जाति लिख सकते हैं।
हमारी जाति से इतना विद्वेष और द्वेष क्यों है आपको साहब? हमेशा दोहरी नीति इस सरकार ने अपनाई है। यदि हमारे साथ पक्षपात किया गया, आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा समाज करेगा। आप बताओ, जिस तरीके की ये घटना घटी है उसके बाद तो आप लोगों को पत्थरबाज और अपराधी घोषित किया गया और आप लोगों को जेल में डाल दिया गया। सरकार की मंशा है और सरकार के लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि प्रशासन सत्ता के दबाव में रहता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारी जो गिरफ्तारी हुई थी वो 21 तारीख में हुई थी और 121 के चालान कर तहत हमें जेल भेजा गया था। पर लेकिन 2 दिन बाद हम जेल में हैं और हम पर बलवा और संगीन धाराओं में मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो सत्ता से कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। जो लोग सवाल जवाब करते हैं, जो आकर अपनी मांगे उठाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। सत्ता अपनी चरम की तानाशाही पर है और अभी नजदीकी चुनाव है। इस तानाशाही को सभी जातियां मिलकर दूर करेगी सरकार की। मतलब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रेशर था जो आप लोग 7-8 दिन तक जेल में रहे? साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग कह रहे थे 151 की जमानत में तो डिटेन किए गए हैं, कहीं ना कहीं 151 में इन्हें छोड़ देंगे। पर जब उनके पास, उन्होंने हमें देर रात्रि तक बिठाए रखा, उनके पास दबाव आया तो उन्होंने हमारा चालान कर जेल भेज दिया। और हमारे जेल जाने के बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हमारे अंदर, जेल के अंदर बैठे बैठे हम पर मुकदमा लगा दिया। कहाँ हम जेल में बैठकर बाहर पथराव किया? किस सरकारी प्रॉपर्टी का हमने नुकसान किया? हम जेल के अंदर थे तब मुकदमा लग गया। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। कुछ लोगों ने आकर फिर इस पर आवाज उठाई है और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर आवाज उठानी जरूरी है, तभी अपना स्थिति बचेगा और समाज ताकत में आएगा। 4 साल तक जितनी तानाशाही इन्होंने की, इनकी चलती रही। जब इनकी चलनी बंद होगी तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस पर कुछ नियम लागू कर दिए और ये नियम अगर लागू करे हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव इन्हें देखने को मिलेगा। और भी ऐसी बिरादरियां हैं और भी ऐसे समाज हैं कि जिन लोगों के ये बोर्ड उतारेंगे तो इन्हें बहुत कड़े परिणाम मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो लोग इनके विपक्ष में वोट करेंगे और इनकी आंखों को खोलने का काम करेंगे। 7-8 दिन आप जेल में रहे तो व्यवहार मतलब किस तरीके का रहा? मतलब कुछ टॉर्चर वगैरह इस तरीके का कुछ हुआ? बहुत गलत व्यवहार सरकार का रहा है। बहुत गलत व्यवहार वहां के अधिकारियों का रहा है। उन्होंने हमारी मिलाई तक बंद कर दी। हमारे साथ किसी को, हमारे साथियों को, सामाजिक लोगों को, हमारे हालचाल जानने वाले शुभचिंतकों को किसी को मिलने नहीं दिया गया। जब किसी को मिलने नहीं दिया गया तो हमें जेल के अंदर बैठकर भूख हड़ताल करनी पड़ी। भूख हड़ताल के बाद कुछ रिहाई दिए गए। कहीं ना कहीं सैकड़ों की संख्या में रोज साथी जेल के अंदर मिलने आते थे पर उन्हें गेट से वापस भेज दिया जाता था ब्लड रिलेशन के नाम पर। यहाँ तक कि अगर भाई भी आया तो भाई को भी ये बोल दिया गया कि नहीं, पिताजी ही मिल सकते हैं या माताजी ही मिल सकते हैं। इस तरह का व्यवहार था। पर जो लोग जेल के अंदर ये सोच कर गए थे कि अगर हमारे 73 लोग शहादत दे सकते हैं समाज के लिए, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। और हम उसी मंशा से जेल के अंदर डटते रहे, लड़ते रहे। इस सरकार की नीतियों से ना दबेंगे ना झुकेंगे। जब तक इस शरीर में जान है, इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और समाज के लिए इसी तरह सड़कों का संघर्ष करते रहेंगे। 7-8 दिन आप लोग जेल में रहेंगे, मतलब ऐसी आपको भी उम्मीद थी? उम्मीद तो थी नहीं जी, पर करवाने वाले ये अपने हो जी। मैं तो इतनी बात कम जी, जो जाति के काम ना है वो बेकार जवानी है। तो मैं तो इतनी कम जी, जितने भाई है समाज के सारे एकजुट होकर चले और आगे से जहाँ भी पंचायत होगी, जहाँ भी समाज का काम होगा, सबसे पहले सबसे आगे खड़ा मिलूंगा जी। ना तो जेल डरते ना किस चीज से, लड़ते रहेंगे जी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।